अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज की अगली कहानी, छनछंगलू और काली जादूगरनी। छनछंगलू मुल्क सासान के एक सराय के कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ था, जबकि पंगलू बंदर थोड़ी देर पहले बाहर गया था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। उस औरत के बाल उसके पैरों तक लंबे थे, जबकि उनका रंग बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद था और उस बूढ़ी औरत की आंखें गहरी सुर्ख थीं। उन्हें देखकर यूं महसूस होता था जैसे उसकी आंखों से खून टपक रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलती हुई आगे बढ़ी और फिर छनछंगलू के बिस्तर के करीब आकर रुक गई। उसने अपने लंबे बालों में से चंद बाल झटका देकर तोड़े और फिर उन्हें रस्सी की तरह बल देना शुरू कर दिया। जब वो खूब बल देकर रस्सी की शक्ल इख्तियार कर गए तो उसने उन बालों की रस्सी के एक सिरे पर मुंह में कुछ पड़कर फूंक मारी तो बालों की रस्सी का सिरा जल उठा और उसमें से नीले रंग की आग निकलने लगी। और फिर देखते ही देखते बालों की वो रस्सी जलकर राख हो गई और वो ये राख छनछंगलू के जिस्म पर गिराती चली गई। वो बूढ़ी औरत काफी देर तक वहां खड़ी रही, हत्ता कि सोए हुए छनछंगलू के जिस्म पर गिरने वाली राख खुद ब खुद उसके जिस्म के अंदर जज़ब होकर गायब हो गई। तो उस बूढ़ी औरत ने अपने बालों की एक और लट झटका देकर तोड़ी और फिर उन बालों को उसने सोए हुए छनछंगलू की नाक के करीब ले जाकर उसके लट के दोनों सिरे उसके दोनों नथनों में डाले और उसने झुककर जोर से फूंक मारी। दूसरे लम्हे बाल तेजी से खिसकते हुए एक नथने से अंदर चले गए और फिर चंद ही लम्हों बाद वो दूसरे नथने से इस तरह निकल आए जैसे कोई उन्हें अंदर से धकेल रहा हो। और इसके साथ ही उस लट में से जर्द रंग का शोला निकला और पलक झपकने में बालों की यह लट भी राख बन गई और चंद लम्हों बाद ही ये राख भी छनछंगलू के जिस्म में जज़ब होकर गायब हो गई। हा हा हा, अब मैं देखूंगी कि छनछंगलू कैसे जालिमों का खात्मा करता है। अब इसका अपना खात्मा होगा, उस बूढ़ी औरत ने कहकहा लगाते हुए कहा और फिर तेजी से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि छनछंगलू वैसे ही सोता रह गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और शामली और पंगलू बंदर दोनों अंदर दाखिल हुए। इतना दिन चढ़ा है, छनछंगलू क्यों नहीं उठ रहा? शामली ने कहा और उसने आगे बढ़कर छनछंगलू को आवाजें देना शुरू कर दी। लेकिन जब छनछंगलू ने कोई जवाब ना दिया और ना ही आंखें खोली तो शामली ने उसे पकड़कर झिंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बेसूद। काफी देर तक कोशिश के बावजूद जब छनछंगलू ना जागा तो शामली और पंगलू बंदर बेहद परेशान हो गए। ये क्या हो गया है छनछंगलू को? पंगलू बंदर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। मैं शामली के भोंपू से पूछती हूँ, शामली ने कहा और इसके साथ ही उसने एक हाथ उठाकर हवा में लहराया और मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर उसने हाथ को जोर से जमीन की तरफ झटका तो जमीन फटी और एक बंदर बाहर आ गया जिसका मुंह किसी भोंपू की तरह का था। क्या हुक्म है आका? मैं शामली का भोंपू हूँ। उस बंदर के भोंपू नुमा मुंह से आवाज निकली। शामली के भोंपू, मुझे बताओ कि छनछंगलू को क्या हुआ है, ये क्यों नहीं जाग रहा? हातिम जादूगर की बेटी छनछंगलू पर काली जादूगरनी ने जादू कर दिया है। अब छनछंगलू जाग नहीं सकता और इसी तरह नींद में पड़े पड़े हलाक हो जाएगा। शामली के भोंपू ने कहा तो शामली और पंगलू बंदर दोनों बेख्तियार उछल पड़े। काली जादूगरनी कौन है और उसने कब ऐसा किया? हातिम जादूगर की बेटी काली जादूगरनी बेहद जालिम जादूगरनी है और मुल्क सासान के लोग उसके जुल्म से बेहद तंग हैं। उसे अपने जादू से मालूम हुआ है कि मुल्क सासान के लोग काली जादूगरनी के खिलाफ आज छनछंगलू के पास फरियाद लेकर आ रहे हैं और छनछंगलू अपनी मखसूस सलाहियतों की बिना पर काली जादूगरनी का खात्मा कर देगा। तो उसने पहले ही यहाँ आकर सोए हुए छनछंगलू पर अपने ताकतवर जादू का अमल कर दिया ताकि छनछंगलू उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके और इसी तरह सोए सोए हलाक हो जाए। ये ठीक कैसे होगा, जल्दी बताओ। इस सराय के पीछे वेरान इलाके में एक अंधा कुआं है जिसकी तह में एक खौफनाक सांप रहता है। उस सांप को अगर हलाक करके उसके मुंह में मौजूद मनका निकालकर उसमें भरा हुआ पानी छनछंगलू पर डाला जाए तो छनछंगलू ठीक हो जाएगा। क्या उस सांप को जादू के जोर से हलाक किया जा सकता है? शामली ने पूछा। उसे जादू के जोर से कुएं से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसे हलाक जादू के जोर से नहीं किया जा सकता। और यह भी बता दूं कि उसे कोई इंसान हलाक नहीं कर सकता। अलबत्ता पंगलू बंदर उससे लड़कर उसे हलाक कर सकता है। और अब मैं और कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, भोंपू ने कहा और वापस जमीन में गायब हो गया। शामली, तुम अपने जादू के जोर से उस सांप को कुएं से बाहर निकालो, मैं उसे हलाक कर दूंगा, पंगलू बंदर ने कहा। क्या तुम उसे हलाक कर सकोगे पंगलू? ऐसा न हो कि वो तुम्हें हलाक कर डाले, शामली ने परेशान होते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो शामली, ऐसा नहीं होगा, पंगलू बंदर ने तसल्ली देते हुए कहा। तो फिर आओ, शामली ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। पंगलू बंदर भी उसके पीछे था। वो दोनों उस सराय से निकलकर उसके अकब में पहुंच गए। वहां वाकई वीरान इलाका था और उस वीरान इलाके में जल्द ही उन्होंने एक पुराना अंधा कुआं तलाश कर लिया। कुआं बेहद गहरा और वीरान था, इसलिए उसे अंधा कुआं कहा जाता था। शामली उस कुएं के करीब जमीन पर बैठ गई और उसने जोर जोर से अपने दोनों हाथ अपने सामने जमीन पर मारने शुरू कर दिए
और वह साथ साथ जादू का मंत्र भी पढ़ रही थी। अचानक कुएं की तह से सांप की खौफनाक फुंकार सुनाई देने लगी। यह फुंकार इस कदर खौफनाक थी कि शामली का जिस्म खौफ से कांपने लग गया। पंगलू बंदर के जिस्म में भी खौफ की वजह से सर्दी की लहरें सी दौड़ने लग गईं। डरो नहीं शामली और जादू किए जाओ। पंगलू बंदर ने शामली को खौफ से कांपते देखकर उसे हौसला देते हुए कहा। शामली अपने दोनों हाथ मुसलसल जमीन पर मारती रही और मंत्र पढ़ती रही। सांप की खौफनाक फुंकार आहिस्ता आहिस्ता कुएं के धाने के करीब आती चली जा रही थी और फिर थोड़ी देर बाद एक इंतहाई खौफनाक सांप उछलकर कुएं से बाहर आ गया। वो किसी अजदहे से कम नहीं था और मुकम्मल तौर पर स्याह रंग का था। उसका फन भी बेहद चौड़ा था और उसकी 2 शाखा जुबान तेजी से बाहर निकल रही थी। बाहर आते ही वो तेजी से शामली की तरफ बढ़ा ताकि उसे काटकर हलाक कर दे कि अचानक पंगलू बंदर ने उछलकर उसकी दुम पकड़ ली और दोनों पैरों से भागता हुआ करीबी दरख्त की तरफ बढ़ गया। वो पूरी कुव्वत से उस अजदहे को दुम की मदद से घसीटता हुआ ले जा रहा था। सांप ने पलटकर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन पंगलू बंदर में तो जैसे बिजलियां भर गई थीं। वो उछलकर एक तरफ मुड़ जाता और उसे घसीटना शुरू कर देता। शामली अब खामोश बैठी ये सब कुछ होता देख रही थी। मुसलसल जिद्दोजहद और कोशिश के बाद आखिरकार पंगलू बंदर सांप को दरख्त के करीब ले जाने में कामयाब हो गया। उसने उसकी दुम को दरख्त के गिर्द बल दे दिया और फिर इससे पहले कि सांप बल खोलकर उस पर दोबारा हमला करता, पंगलू बंदर ने पास पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को दोनों हाथों से उठाकर पूरी कुव्वत से सांप के सर पर मार दिया। सांप के मुंह से खौफनाक फुंकार निकली और इसके साथ ही उसकी दुम दरख्त से खुली और उसने बिजली की सी तेजी से अपने जिस्म से पंगलू बंदर को जकड़ लिया। शामली के मुंह से खौफ के मारे चीखें निकलने लगीं, क्योंकि अब पंगलू बंदर बुरी तरह फंस गया था और अब सांप उसे इंतहाई आसानी से हलाक कर सकता था। लेकिन पंगलू बंदर ने हौसला न हारा। पत्थर उसने दोनों हाथों में दोबारा पकड़ा और मुसलसल सांप के सर पर मारना शुरू कर दिया। सांप अपने आप को बचाने और पंगलू बंदर को काटने की कोशिश में लगा हुआ था, जबकि पंगलू बंदर उसका सर पत्थर से कुचल देना चाहता था। एक बार तो शामली को ऐसा महसूस हुआ जैसे पंगलू बंदर के हाथ ढीले होते जा रहे हैं, क्योंकि सांप ने अपनी गिरफ्त ज्यादा मजबूत कर दी थी। लेकिन दूसरे लम्हे ये देखकर उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई कि पंगलू बंदर के दोनों हाथों में मौजूद पत्थर पूरी कुव्वत से सांप के सर पर लगा और सांप ने अपना फन बेख्तियार जमीन पर डाल दिया। तो पंगलू बंदर ने इंतहाई तेजी से बार बार उसके सर पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक मनका सांप के मुंह से निकलकर बाहर आ गया और सांप हलाक हो गया। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और पंगलू बंदर जल्दी से उसके जिस्म की जकड़ से बाहर आ गया। शामली ने आगे बढ़कर वो मनका उठाया और फिर भागती हुई सराय की तरफ बढ़ने लगी। पंगलू बंदर भी खुशी से उछलता हुआ उसके पीछे भाग पड़ा। जब वो दोनों छनछंगलू के कमरे में दाखिल हुए तो छनछंगलू वैसे ही बिस्तर पर सोया हुआ था। शामली ने हाथ में पकड़े हुए मनके को छनछंगलू के जिस्म से लगाया और उसे जोर से दबा दिया। मनके में से नीले रंग के पानी के चंद कतरे छनछंगलू के जिस्म पर गिरे और इसके साथ ही छनछंगलू ने आंखें खोल दी तो शामली पीछे हट गई। मनका अब सूखड़ कर चने के बराबर हो गया था। शामली ने उसे एक तरफ फेंक दिया। उसी लम्हे छनछंगलू उठकर बैठ गया। वो अब हैरत से इधर उधर देख रहा था। ये मुझे क्या हुआ था? मैं इतनी देर तक सोता रहा और तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा तो शामली ने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। ओह, फिर तो पंगलू बंदर मेरे दोस्त ने बड़ा बहादुराना काम किया है। शाबाश पंगलू बंदर और शाबाश शामली। छनछंगलू ने उन दोनों की तारीफ करते हुए कहा तो शामली खुश हो गई। अलबत्ता पंगलू बंदर खुशी से बेख्तियार उछलने कूदने और नाचने लग गया। छनछंगलू बिस्तर से नीचे उतरा और पंगलू बंदर के जिस्म पर प्यार से हाथ फेरा और पंगलू बंदर और भी ज्यादा खुश हो गया। ये एक काली जादूगरनी कहाँ रहती है शामली? छनछंगलू ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी सलाहियतें काम नहीं आएंगी और वो जालिम जादूगरनी है। ऐसा न हो कि वो उल्टा तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे। शामली ने कहा। अगर मेरी सलाहियतें काम नहीं देंगी तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, मैं उस अकल से काम लूँगा और फिर तुम्हारा जादू और पंगलू बंदर की दिलेरी और हौसला मंदी भी तो मेरे साथ है। और फिर शामली ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो सराय के उस कमरे के सामने की दीवार दरमियान से फट गई और उस खला में से एक छोटे कद की औरत बाहर आ गई। तिलिस्म होशरुबा की बोनी, मुझे बताओ कि काली जादूगरनी कहाँ रहती है और उसे कैसे हलाक किया जा सकता है? हातिम जादूगर की बेटी काली जादूगरनी काले पहाड़ों के दरमियान बने हुए अपने बहुत बड़े महल में रहती है और सबसे पहले तो तुम्हें उस महल के अंदर सफ़ेद सतून को तोड़ना पड़ेगा। उस सफ़ेद सतून के टूटते ही काली जादूगरनी के जादू की आधी ताकत गायब हो जाएगी और बाकी आधी ताकत गायब करने के लिए तुम्हें काले बुत की आंख में लगा हुआ काला पत्थर निकालना होगा। ये काला पत्थर हासिल करके तुम उसे काले समुंदर में डालोगे तो एक काले रंग की कश्ती तुम्हारे पास आ जाएगी। ये काले रंग की कश्ती तुम्हें काले जजीरे पर ले जाएगी जहां हर तरफ खौफनाक काली दलदलें हैं।
जिनमें काले रंग के खौफनाक सांप रहते हैं। उनका बादशाह सांप अलबत्ता सफ़ेद रंग का है और वो इस कदर खौफनाक है कि उसकी फुंकार से जजीरे की चट्टानें पानी बनकर बह जाती हैं। उस बादशाह सांप को अगर तुम किसी तरह राजी कर लो कि वो तुम्हारी मदद करे तो वो तुम्हें एक पुराने ताले की चाबी देगा। तुम उस चाबी को लेकर सुरख पहाड़ों के दरमियान एक बंद महल में पहुंच जाओ। उस महल पर लगा हुआ ताला उस चाबी से खुल सकता है। जब यह ताला खुल जाएगा तो उस महल के अंदर मौजूद 2 बलाएं बारी बारी तुम्हारे मुकाबले पर आएंगी। अगर तुम उन दोनों बलाओं को हलाक कर दो तो फिर उस महल के अंदर बने हुए सुरख रंग के पानी के तालाब पर तुम पहुंच जाना। उस तालाब के दरमियान एक फूल मौजूद है जिसका रंग भी सुरख है। उस तालाब का पानी बेहद जहरीला है। अगर उसका एक कतरा भी तुम्हारे जिस्म पर पड़ गया तो तुम्हारा जिस्म पानी बनकर बह जाएगा। अगर तुम ये सुरख फूल हासिल कर लो तो फिर उस फूल को ले जाकर तुम काली माता जादूगरनी के महल में रहने वाली काले रंग की बिल्ली के सामने डाल देना। बिल्ली जैसे ही उस फूल को सूंघेगी वो हलाक होकर गिर जाएगी। तो तुम उसकी दोनों आंखें निकाल देना। एक आंख तुम अपने पास रखना, जबकि दूसरी आंख लेकर तुम उन काले पहाड़ों में जाकर काले कुत्ते के सामने डालोगे। उस कुत्ते के दोनों कान कटे हुए हैं। फिर जैसे ही ये कुत्ता उस बिल्ली की आंख खाएगा तो फौरन मर जाएगा। तुम उस कुत्ते की दुम काट लेना। उस कुत्ते की दुम लेकर जब तुम दोबारा काली जादूगरनी के महल में जाओगे तो जादूगरनी उन दिनों एक बड़े ताकतवर जादू को हासिल करने के लिए एक पहाड़ी की गार में मौजूद होगी। वहां से खुद ब खुद तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएगी। लेकिन तुमने कुत्ते के उस दुम को उसके सर पर मार देना है। काले कुत्ते की उस दुम के सर पर पड़ते ही काली जादूगरनी का बाकी आधा जादू भी खत्म हो जाएगा और फिर तुम उसे उसी तरह हलाक कर सकोगे जिस तरह आम औरत को हलाक किया जा सकता है। उसकी गर्दन काट देना, वो मर जाएगी। तिलिस्म होशरुबा की बौनी ने तफसील बताई और फिर तेजी से मुड़कर वापस दीवार में गायब हो गई। ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल, शामली ने कहा। जो काम बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आता है, हिम्मत करने से वो आसान हो जाता है। आओ मेरे साथ, हमने पहले काले पहाड़ों पर जाना है, चंचंगलू ने कहा। लेकिन अब तुम्हारी सलाहियतें तो काम नहीं कर रही, अब तुम कैसे जाओगे? शामली ने कहा। मेरे पास बड़े बाबा की अंगूठी मौजूद है, मैं उसे पहन लेता हूँ। उसकी मदद से हम पलक झपकने में जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं, चंचंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसने अपने सामान में से वो अंगूठी निकाली और उसे उंगली में पहन लिया। मेरे हाथ पकड़ो, चंचंगलू ने कहा। तो शामली और पंगलू बंदर ने उसके हाथ पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। अंगूठी, हमें काले पहाड़ों में मौजूद काली माता जादूगरनी के काले महल के सामने पहुंचा दो, चंचंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा। तो उसके जिस्म को झटका लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। तो चंचंगलू ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि अब वो सराय के कमरे की बजाय इंतहाई खौफनाक काले रंग के पहाड़ों के दरमियान बने हुए काले रंग के महल के सामने मौजूद था। शामली और पंगलू बंदर भी साथ थे। आंखें खोल दो, हम पहुंच गए हैं, चंचंगलू ने शामली और पंगलू बंदर से कहा। तो उन दोनों ने भी आंखें खोल दी। चंचंगलू के हाथ भी छोड़ दिए। अंदर मौजूद सतून को हम कैसे तोड़ेंगे, क्या खाली हाथों से? शामली ने पूछा। हमें पत्थर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, चंचंगलू ने कहा। नहीं, आम से पत्थरों से यह सतून न टूट सकेगा, और अगर सतून ना टूटा तो हम हलाक हो जाएंगे, शामली ने जवाब दिया। तो फिर मालूम करो कि उस सतून को कैसे तोड़ा जा सकता है, चंचंगलू ने कहा। तो शामली ने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और उसने हाथ पर ही फूंक मारी और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक सुरख रंग का छोटा सा बौना बैठा नजर आने लगा। उस बौने ने सुरख रंग की नोकदार टोपी पहनी हुई थी। बादशाह जादूगर के दरबारी, मुझे बताओ कि हम इस महल के अंदर मौजूद सफेद सतून को कैसे तोड़ सकते हैं। हातिम जादूगर की बेटी को बादशाह जादूगर का दरबारी बताता है कि इस सफेद सतून को तोड़ने के लिए तुम्हें बाएं हाथ पर मौजूद गार में रहने वाले एक खूंखार भेड़िए को मारना होगा। उस भेड़िए को हलाक करके उसका एक दांत निकाल लेना। फिर जैसे ही तुम उस भेड़िए का दांत इस सफेद सतून के साथ लगाओगे, सफेद सतून खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा। और अब मैं जा रहा हूँ, उस बौने ने कहा और वो गायब हो गया। वो उधर गार नजर आ रही है, पंगलू बंदर ने दाएं तरफ एक बड़ी सी गार की तरफ इशारा करते हुए कहा। आओ। और फिर वो तीनों उस गार की तरफ बढ़ते चले गए। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम उस खूंखार भेड़िए को कैसे हलाक करेंगे, शामली ने कहा। यहाँ एक बूटी मुझे नजर आ रही है जिसका फल अगर हम निचोड़ेंगे तो उसमें से जो पानी निकलेगा, उस पानी को अगर हम गार में फेंक दें तो गार में मौजूद भेड़िया बेहोश हो जाएगा और हम उसे आसानी से हलाक कर देंगे, पंगलू बंदर ने कहा। कहाँ है वो बूटी, दिखाओ मुझे, चंचंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर एक तरफ को बढ़ने लगा। चंचंगलू और शामली भी उसके पीछे चल पड़े और फिर थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुंचे जहाँ एक झाड़ी पर सुरख रंग के बड़े बड़े फल लगे हुए थे। ये हैं वो फल, पंगलू बंदर ने कहा। तो चंचंगलू और शामली दोनों ने काफी सारे फल तोड़े और फिर वो फल लेकर उस गार की तरफ बढ़ गए। उन्होंने गार के धाने के करीब पहुंचकर एक एक फल को दबाया तो फल में से पानी धार की सूरत में निकलने लगा। उन दोनों ने ये पानी गार के धाने के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। वो फल को इस अंदाज में दबाते कि उसमें निकलने वाला पानी गार के धाने में किसी फवारे की तरह जा गिरता।
जब तमाम फलों का पानी उन्होंने गार के अंदर फेंक दिया तो पंगलू बंदर दौड़ता हुआ गार के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो खुशी से उछलता हुआ बाहर आ गया। बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया है, वो अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनछंगलू और शामली दोनों दौड़ते हुए उस गार में गए तो वहां वाकई एक बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। पत्थरों से इसका सर कुचल देते हैं, शामली ने कहा। नहीं, ये इन पत्थरों से हलाक नहीं होगा, ठहरो, मुझे सोचने दो, छनछंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। और अचानक ही उसे याद आया कि बड़े बाबा ने बताया था कि अगर तुम्हें किसी वक्त तलवार की जरूरत हो तो इस अंगूठी से कह देना, वह तुम्हें ऐसी तलवार मुहैया कर देगी जिसका मुकाबला कोई तलवार नहीं कर सकती। और ये तलवार इतनी तेज और मजबूत है कि अगर तुम उसे किसी चट्टान पर मार दो तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये ख्याल आते ही छनछंगलू बेख्तियार खुशी से उछल पड़ा और उसने अंगूठी पर हाथ रख दिया। बड़े बाबा की अंगूठी, मुझे तलवार मुहैया कर दो, मुझे उसकी सख्त जरूरत है, छनछंगलू ने कहा। तो उसी लम्हे छनाके की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही एक छोटी सी तलवार सामने पड़ी नजर आने लग गई। छनछंगलू ने आगे बढ़कर तलवार उठाई और फिर वह बेहोश पड़े हुए भेड़िए की तरफ बढ़ गए। उसने पूरी कुव्वत से तलवार भेड़िए की गर्दन पर मारी तो एक ही वार से उस बड़े और खूंखार भेड़िए की गर्दन कट गई और उसका सर एक तरफ जा गिरा। अल्लाह ताला की मदद से यह नामुमकिन काम मुमकिन हो गया था। छनछंगलू ने आगे बढ़कर तलवार की मदद से भेड़िए के जबड़े काटे और फिर उसका एक बड़ा दांत तलवार की नोक से बाहर निकाल लिया। आओ अब उस महल में चलें, छनछंगलू ने कहा। और फिर वह सब उस गार से निकलकर दोबारा महल की तरफ बढ़ते चले गए। उसका दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा था। वो महल में दाखिल हुए तो महल वीरान पड़ा हुआ था क्योंकि काली जादूगरनी मजीद जादू हासिल करने के लिए गार में गई हुई थी। वो पूरे महल में घूमते रहे और फिर उन्हें एक जगह बर्फ की तरह सफेद सतून नजर आ गया। सतून बेहद चौड़ा और इंतहाई मजबूत था और उस सतून के ऊपर कांटों वाली झाड़ियां इस तरह बांधी गई थीं कि छोटा सा हिस्सा भी खाली ना था। लेकिन जाहिर है भेड़िए का दांत तो इतना बारीक था कि वो उन कांटों भरी झाड़ियों में से सतून तक पहुंच गया। और फिर जैसे ही छनछंगलू ने भेड़िए का दांत सतून से लगाया, एक खौफनाक धमाका हुआ और छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर तेजी से दौड़ते हुए पीछे हट गए। फिर खौफनाक धमाके के बाद हर तरफ धुआं छा गया। धुआं खत्म हुआ तो उन्होंने देखा कि जहां पहले सतून था वहां अब हर तरफ पत्थरों और झाड़ियों के ढेर पड़े हुए नजर आ रहे थे। चलो, उस नामुराद जालिम काली जादूगरनी की आधी ताकत तो खत्म हुई, अब अल्लाह करेगा बाकी आधी ताकत भी खत्म हो जाएगी, छनछंगलू ने कहा। आओ अब यहाँ काले बुत को तलाश करें, शामली ने कहा। और फिर वो एक बार फिर सारे महल में घूमने लगे लेकिन उन्हें वो काला बुत कहीं नजर न आया। लेकिन फिर तलाश करते करते वो एक तय खाने में पहुंच गए। उस तय खाने में एक स्याह रंग का एक बड़ा सा बुत था। उसकी एक ही आंख थी जिसमें काले रंग का पत्थर लगा हुआ था और उस काले रंग के पत्थर में सफेद रंग की डोरियां साफ दिखाई दे रही थीं। छनछंगलू ने कमर से बंधी हुई तलवार निकाली और उस तलवार की नोक से उस बुत की आंख से वो काला पत्थर निकाल लिया। मेरे हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो ताकि हम उस काले समुंदर के साहिल पर पहुंच जाएं, छनछंगलू ने कहा। तो शामली और पंगलू ने उसके हाथ पकड़ लिए और आंखें बंद कर ली। बड़े बाबा की अंगूठी, हमें काले समुंदर के साहिल पर पहुंचा दो, छनछंगलू ने कहा। तो उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और इसके चंद लम्हों बाद उसका जिस्म साकित हो गया। उसने आंखें खोल दी तो उसके सामने स्याह रंग के पानी का ठाठे मारता हुआ समुंदर था। पानी मुकम्मल तौर पर स्याह न था बल्कि उसमें स्याही की झलक इस कदर ज्यादा थी कि उससे पानी स्याह नजर आता था। आंखें खोल दो, छनछंगलू ने कहा। तो शामली और पंगलू बंदर ने आंखें खोल दी। छनछंगलू ने जेब से काले बुत की आंख से निकाला हुआ पत्थर निकाला और काले समुंदर में डाल दिया। पत्थर समुंदर में डूब गया और फिर काफी देर बाद उन्हें दूर से एक बड़ी सी कश्ती तैरती हुई साहिल की तरफ आती दिखाई दी तो वो तीनों बेख्तियार खुशी से उछल पड़े। थोड़ी देर बाद कश्ती साहिल पर आकर लग गई। वो खाली थी, ना उसमें कोई चप्पू था और ना ही कोई मल्लाह। वो तीनों उस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती समुंदर में चल पड़ी। और फिर 2 दिन और 2 रातों के बाद कश्ती एक जजीरे के सामने पहुंच गई और वो तीनों उस जजीरे पर उतर गए। जजीरे के साहिल पर दरख्त मौजूद थे जिनके बड़े बड़े फल नीचे गिरे हुए थे। वो तीनों चूंकि बेहद भूखे थे इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन फलों को उठाकर खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद न सिर्फ उनकी भूख मिट गई बल्कि उनकी प्यास भी बुझ गई। आओ अब उस सफेद सांप को तलाश कर लें, छनछंगलू ने कहा। और फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि हर तरफ दलदलें ही दलदलें थीं और उन दलदलों में हर तरफ स्याह रंग के सांप थे जिनकी फुंकारों से हर तरफ आग सी लगी हुई दिखाई देती थी। इसलिए वो तीनों खामोश खड़े थे क्योंकि अब वो आगे न बढ़ सकते थे कि अचानक एक तरफ हल्का सा धमाका हुआ तो वो सब चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि एक पत्थर पर एक सुनहरे रंग का बौना खड़ा था जिसके सर पर सुनहरे रंग की नोकदार टोपी थी। उसने सुनहरे रंग की कुबा पहनी हुई थी। तुम कौन हो, छनछंगलू ने पूछा। मैं सुनहरी बौना हूँ और मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। किस बात की मुबारकबाद, छनछंगलू ने हैरान होकर पूछा। इसलिए कि तुम यहाँ जिंदा सलामत खड़े हो।
वरना अब तक इन सांपों की फुंकारों से निकलने वाले जहर से गल सड़ चुके होते। लेकिन तुमने 2 दिन और 2 रातों तक भूखे प्यासे रहकर और सब्र करके इम्तिहान पूरा कर दिया है, और इसलिए यहाँ पहुँचते ही तुमने वो फल खा लिए। हालांकि वो बेहद कड़वे फल हैं, वो आम हालात में कोई नहीं खा सकता, और उन फलों को खाने की वजह से अब यहाँ की दलदलें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम उन्हें इस तरह पार कर सकते हो जिस तरह सख्त जमीन पर चलते हैं। इस तरह ये स्याह सांप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुनहरे बोने ने कहा तो छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर हैरान रह गए। वो सफ़ेद सांप कहाँ मिलेगा सुनहरे बोने? छनछंगलू ने पूछा। वो सफ़ेद सांप जजीरे के दरमियान बड़ी झील में रहता है, हम उस तक कैसे पहुंच सकती हैं? छनछंगलू ने कहा। तुम दलदल पर चलते हुए और सांपों में से गुजरते चले जाओ। तुम्हें इन फलों की वजह से ना कोई सांप काटेगा और ना ही तुम पर उनकी फुंकारों के जहर का कोई असर होगा, सुनहरे बोने ने जवाब दिया। लेकिन हम उस सफ़ेद सांप से बात कैसे करेंगे? क्या वो इंसानी जुबान बोल सकता है? इस बार शामली ने पूछा। हाँ, वो इंसानी जुबान बहुत अच्छी तरह बोल लेता है, सुनहरे बोने ने जवाब दिया। हम उसे कैसे राजी करेंगे कि वो हमें महल की चाबी दे दे? छनछंगलू ने कहा। वो तुमसे कोई फरमाइश करेगा, अगर तुमने उसकी फरमाइश पूरी कर दी तो वो तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हें चाबी दे देगा। लेकिन अगर तुम उसकी फरमाइश पूरी ना कर सके तो हलाक हो जाओगे, सुनहरे बोने ने जवाब दिया, और इसके साथ ही वो पत्थरों की दूसरी तरफ उतरकर उनकी नजरों से गायब हो गया। हैरत है, हम तो यहाँ खौफ के मारे खड़े थे, क्या ये सुनहरी बोना सच कह रहा है? ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ें तो मारे जाएं, शामली ने कहा। नहीं, बोने झूठ नहीं बोला करते, आओ, छनछंगलू ने कहा, और वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे शामली और पंगलू बंदर भी आगे बढ़ने लगे। उनके रास्ते से सांप तेजी से हटते जा रहे थे, और वह वाकई खौफनाक दलदल में से इस तरह गुजर रहे थे जैसे आम सख्त जमीन पर चल रही हों। और फिर इसी तरह चलते हुए वो जजीरे के दरमियान में पहुंच गए। वहां वाकई एक बहुत बड़ी दलदल थी जिस पर अजदहों जैसे स्याह रंग के सांप भरे हुए थे। अलबत्ता उनके दरमियान एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा सांप मौजूद था जिसके सर पर कलगी थी। ये बादशाह सांप था। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँच गए हो? बादशाह सांप ने अचानक इंसानी जुबान में कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरे साथी हैं शामली और पंगलू बंदर। हम जालिमों के खिलाफ लड़ते हैं। अब भी हम एक जालिम और ताकतवर जादूगरनी काली जादूगरनी को ख़त्म करने की मुहिम पर निकले हुए हैं, और इसके लिए हमें महल की चाबी चाहिए जो तुम हमें दे सकते हो, छनछंगलू ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन उस चाबी के लिए तुम्हें मेरी फरमाइश पूरी करना पड़ेगी, बादशाह सांप ने कहा। हम तैयार हैं, तुम फरमाइश करो, छनछंगलू ने कहा। तो फिर सुनो, मुझे भूरे रीछों की सबसे बड़ी गार में मौजूद काली मिट्टी चाहिए। अगर तुम ये काली मिट्टी ला दो तो मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, बादशाह सांप ने कहा। ये भूरे रीछों की गार कहाँ है? छनछंगलू ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस काली मिट्टी चाहिए, बादशाह सांप ने कहा। तुम अंगूठी से कहो छनछंगलू, वो हमें वहां तक पहुंचा देगी, शामली ने कहा। ओह अच्छा, पहले तुम और पंगलू बंदर मेरे हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा। तो शामली और पंगलू बंदर ने उसकी हदायत पर अमल किया। बड़े बाबा की अंगूठी, हमें भूरे रीछों की गार के करीब पहुंचा दो, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा। तो उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। छनछंगलू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो भूरे रंग के पत्थरों के पहाड़ियों में से एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं, और सामने पहाड़ के दरमियान एक बड़ी सी वादी है जिसमें बड़े बड़े इंतहाई ताकतवर और खौफनाक रीछ हजारों की तादाद में फिर रहे हैं। एक तरफ पहाड़ में एक बड़ी सी गार थी जिसमें भूरे रीछ मुसलसल आ जा रहे थे। आंखें खोल दो, हम पहुंच गए हैं, छनछंगलू ने कहा। तो शामली और पंगलू बंदर दोनों ने आंखें खोल दी और इसके साथ ही वो एक तरफ हटकर खड़े हो गए। अब वो भी हैरत से नीचे वादी में दौड़ते फिरते खूंखार भूरे रंग के रीछों को देख रहे थे। इस गार तक तो हम पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरकर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसमें तो रीछ मौजूद हैं, फिर मिट्टी कैसे उठाई जाएगी, छनछंगलू ने कहा। एक हल मेरे जहन में आ रहा है, अचानक पंगलू बंदर ने कहा। वो क्या? छनछंगलू और शामली दोनों ने चौंक कर पूछा। मैं बंदर हूँ और छोटा हूँ, मैं तेज भागता हूँ, ये रीछ हैं और बड़े हैं और मेरी जितनी रफ्तार से नहीं भाग सकते। मैं उस चोटी से नीचे उतरता हूँ जहाँ गार है, और फिर उस गार के अंदर दाखिल होकर वहां से काली मिट्टी उठाकर वापस ऊपर चढ़ाऊंगा। ये मेरे पीछे न भाग सकेंगे और ना ही इतनी तेजी से ऊपर चढ़ सकेंगे, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन जो वहीं गार के अंदर होंगे वो तुम्हें एक लम्हे में चीर फाड़ कर रख देंगे, शामली ने कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं भाग लूंगा, पंगलू बंदर ने कहा। नहीं, इस तरह तुम यकीनन मारे जाओगे, हमें कोई और तरकीब सोचना होगी, छनछंगलू ने कहा। एक और तरकीब है कि हम पंगलू बंदर के जिस्म पर बहुत सी खुश्क झाड़ियां बांध दें और फिर उन्हें आग लगा दें, लेकिन आग सिर्फ धुआं दे सके, भड़के नहीं। इस तरह ये धुएं से भरा हुआ जब गार में दाखिल होगा तो रीछ इसके करीब नहीं आएंगे और ये काली मिट्टी उठाकर वापस आ जाएगा, शामली ने कहा। लेकिन ये काली मिट्टी कैसे उठाएगा, क्योंकि इसे तो चारों हाथ पैरों से मुसलसल भागना पड़ेगा, छनछंगलू ने कहा।
मैं अपने दुपट्टे का थैला बनाकर इसके गले में डाल दूंगी, ये काली मिट्टी थैले में भर लेगा। शामली ने कहा तो छनछंगलू मान गया। चुनाचे शामली ने अपने दुपट्टे का थैला बनाकर उसे पंगलू बंदर के गले में बांध दिया, जबकि छनछंगलू ने इधर उधर से खुश्क और गीली झाड़ियां इकट्ठी की ताकि खुश्क झाड़ियां आग पकड़ सकें और गीली झाड़ियों से धुआं निकल सके, वरना तो गीली झाड़ियों को आग न लग सकती। और फिर उसने मजबूत बेलों को तोड़कर उन सब झाड़ियों को इस तरह पंगलू बंदर के जिस्म के गिर्द बांध दिया कि उसके सिर्फ हाथ पैर ही आज़ाद रहें और वो काली मिट्टी भी उठाकर थैले में डाल सके। अब चकमाक पत्थर तलाश करने पड़ेंगे ताकि आग लगाई जा सके, छनछंगलू ने कहा। और फिर थोड़ी सी कोशिश से उन्होंने 2 छोटे छोटे चकमाक पत्थर तलाश कर लिए और उन्हें पंगलू बंदर के गले में पड़े हुए थैले में डाल दिया। तुमने उस गार के धाने के ऊपर पहुंचकर आग लगानी है, पहले नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि ये रीछ इस गार की बुलंदी तक ही चढ़ सकती हैं, उससे ऊपर नहीं चढ़ सकते, छनछंगलू ने कहा। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, पंगलू बंदर ने कहा। तो फिर हम दोनों भी क्यों ना उसके साथ ही वहां तक उतर जाएं, ताकि जब ये गार से बाहर आए तो हम इसे झपट लें और फिर ऊपर चढ़ जाएं, शामली ने कहा। हाँ, इस तरह ज्यादा आसानी रहेगी, छनछंगलू ने कहा। मेरे जहन में एक और तरकीब भी है, अचानक पंगलू बंदर ने कहा। वो कौन सी? छनछंगलू और शामली दोनों ने चौंक कर कहा। तुम दोनों खुश्क झाड़ियों का बड़ा सा ढेर इकट्ठा कर लो और फिर उन्हें आग लगाकर गार के धाने के निचले हिस्से में फेंक दो। इस तरह रीछ गार में दाखिल न हो सकेंगे और जो गार में होंगे वो भी भाग जाएंगे, पंगलू बंदर ने कहा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, छनछंगलू ने कहा और शामली ने भी उसकी तायीद कर दी। चुनाचे उन दोनों ने इधर उधर घूमकर खुश्क झाड़ियों का एक बड़ा सा ढेर इकट्ठा कर लिया और फिर छनछंगलू और शामली ये बड़ा सा ढेर उठाए उस तरफ को बढ़ गए जहां नीचे गार का धाना था। वहां पहुंचकर वो नीचे उतरने लगे। उन्हें नीचे उतरते देखकर वादी में दौड़ने वाले भूरे रीछ इंतहाई खौफनाक आवाजें निकालने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे जैसे वो अभी उन्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे, लेकिन वो सब इत्मीनान से नीचे उतरते चले गए। फिर गार के धाने के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचकर वो रुक गए। छनछंगलू ने झाड़ियों के ढेर को वहां इकट्ठा किया और फिर पंगलू बंदर के गले में लटके हुए थैले में से उसने चकमाक पत्थर निकाले और उन्हें आपस में रगड़ा तो चिंगारियां निकली और फिर झाड़ी में आग लग गई। तो छनछंगलू और शामली ने जलती हुई झाड़ियां उठा उठाकर गार के धाने के निचले हिस्से में फेंकना शुरू कर दी। झाड़ियों से शोले और धुआं निकला तो गार में से रीछ निकल कर भागने लगे और बाहर मौजूद रीछ वहीं से पीछे हट गए। अब पंगलू बंदर को झाड़ियों को आग लगाकर अंदर भेज दो ताकि धुआं पैदा हो जाए, छनछंगलू ने कहा। तो शामली ने चकमाक पत्थरों से पंगलू बंदर के जिस्म के गिर्द बंधी हुई खुश्क झाड़ियों में आग लगा दी। जब वो जलने लगी तो शामली ने दोनों हाथों से उन्हें बुझा दिया। इस तरह से धुआं निकला और पंगलू बंदर के जिस्म के गिर्द फैल गया। तो पंगलू बंदर ने गार के धाने से नीचे छलांग लगाई और गार के अंदर गायब हो गया, जबकि छनछंगलू मुसलसल जलती हुई झाड़ियां नीचे फेंकता रहा। इस तरह रीछ बावजूद कोशिश के गार में दाखिल न हो सके और थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर बाहर आ गया और तेजी से गार के पत्थरों पर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसके सारे जिस्म के गिर्द धुआं फैला हुआ था। छनछंगलू ने जल्दी जल्दी बेलें खोली और झाड़ियां हटाकर उसकी गर्दन से वो थैला उतार लिया जिसमें काली मिट्टी भरी हुई थी और फिर वो सब तेजी से दौड़ते हुए वापस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। हम कामयाब हो गए, पंगलू बंदर और शामली ने खुशी से उछलते हुए कहा। उस गार में क्या था पंगलू? छनछंगलू ने पंगलू बंदर से पूछा। उसके अंदर गोश्त के ढेर लगे हुए थे, अलबत्ता गार की जमीन पर काले रंग की मिट्टी पड़ी हुई थी, पंगलू बंदर ने कहा और छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। अब हम वापस उस जजीरे पर कैसे जाएंगे? वो कश्ती तो हमारे पास नहीं है, शामली ने कहा। हमें किसी कश्ती की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली बार उसकी जरूरत पड़ती है, दूसरी बार नहीं। अब हम अंगूठी की मदद से वहां पहुंच जाएंगे, छनछंगलू ने कहा। तो शामली ने इस बात में सर हिला दिया। छनछंगलू ने काली मिट्टी को महफूज कर लिया और फिर उन दोनों को अपने हाथ पकड़ने और आंखें बंद करने के लिए कहा। इसके साथ ही उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। बड़े बाबा की अंगूठी हमें उस काले जजीरे पर पहुंचा दो जहां सफेद सांप की बादशाहत है, छनछंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और इसके साथ ही उसका जिस्म साकित हो गया। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो वहीं बड़ी दलदल के किनारे पर मौजूद था जहां सफेद सांप था। आंखें खोल दो, हम पहुंच गए हैं, छनछंगलू ने कहा। तो शामली और पंगलू बंदर दोनों ने आंखें खोल दी और छनछंगलू के हाथ छोड़ दिए। तुम वापस आ गए, क्या तुम काली मिट्टी ले आए हो? सफेद सांप ने कहा। हाँ, हम भूरे रीछों के गार की काली मिट्टी ले आए हैं, छनछंगलू ने कहा। अरे क्या वाकई? हालांकि ऐसा होना तो नामुमकिन था, बादशाह सांप ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अल्लाह ताला मदद करे और इंसान अकल इस्तेमाल करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, छनछंगलू ने जवाब दिया। अच्छा, ये काली मिट्टी यहाँ दलदल पर बखेर दो, बादशाह सांप ने कहा। तो छनछंगलू ने थैले से काली मिट्टी निकालकर दलदल पर डालना शुरू कर दी। जहां जहां मिट्टी पड़ती रही दलदल से स्याह रंग का धुआं निकलने लगता
और जब धुआं छटता तो वहां एक खास किस्म की बूटी निकल आती जिस पर सियाह रंग के फूल लग जाते थे। ये वाकई वही मिट्टी है। इस तरह हमें हयात फल मिल गए हैं। अब हम क़यामत तक जिंदा रहेंगे और कोई हमें मार नहीं सकेगा। बादशाह सांप ने खुश होते हुए कहा और फिर आगे बढ़कर उसने उन फलों को खाना शुरू कर दिया। बाकी सांपों ने भी उसकी पैरवी की और फिर देखते ही देखते वो सब फल खा गए। क्योंकि काली मिट्टी खत्म हो गई थी इसलिए मजीद झाड़ियां उगना भी बंद हो गई थीं। अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है, अब चाबी हमें दो। छनछंगलू ने कहा, चाबी तो वादे के मुताबिक मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये चाबी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। बादशाह सांप ने कहा, वो क्यों? छनछंगलू ने चौंक कर पूछा, इसलिए कि इस चाबी से महल का ताला खोलने की शर्त यह है कि इस चाबी को कोई असल शहजादी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे, और तुम्हारे साथ कोई असल शहजादी नहीं है, इसलिए ये चाबी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। बादशाह सांप ने कहा, तुम चाबी तो दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम हक के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। छनछंगलू ने कहा तो बादशाह सांप ने अपना सर दलदल के अंदर डाल दिया। उसका सर नीचे उतरता चला गया और उसका जिस्म उसके पीछे उतरता जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई गोताखोर पानी में गोता लगा रहा हो। हत्ता कि आखिर में उसकी दुम भी दलदल में गायब हो गई। और चूंकि बादशाह सांप बाकी सांपों से लंबा था इसलिए अब छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर को एहसास हो रहा था कि दलदल किस कदर गहरी और खौफनाक है। और फिर काफी देर बाद बादशाह सांप का सर दलदल में से बाहर आया तो उसके मुंह में एक छोटी सी चाबी मौजूद थी जो उसने दलदल के किनारे पर डाल दी। और फिर उसका सर हवा में बुलंद होता चला गया और उसका जिस्म जब दलदल से बाहर आया तो वो दोबारा कुंडली मारकर दलदल पर बैठ गया। ये चाबी इस दलदल की तह में थी और अगर तुम मुझे हयात फल ना खिला चुके होते तो मैं कभी इस गहराई तक ना जा सकता था। बादशाह सांप ने कहा, ठीक है, शुक्रिया। छनछंगलू ने कहा और चाबी उठाकर उसने उस पर लगी हुई मिट्टी साफ की और फिर चाबी को उसने अपनी जेब में डाल लिया। मेरे हाथ पकड़कर आंखें बंद कर दो, छनछंगलू ने शामली और पंगलू बंदर से कहा तो उन दोनों ने उसके हाथ पकड़े और आंखें बंद कर लीं। बड़े बाबा की अंगूठी हमें सुरख पहाड़ों में बने हुए सुरख महल तक पहुंचा दो, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं। उसके जिस्म को जोरदार झटका लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो सुरख रंग के पत्थरों से बने हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और सामने एक बड़ा सुरख रंग का महल है जिसके बड़े से फाटक पर ताला लगा हुआ है। आंखें खोल दो, हम सुरख महल पहुंच गए हैं, छनछंगलू ने कहा तो शामली और पंगलू बंदर ने आंखें खोल दी और उसके हाथ छोड़कर पीछे हट गए। अब इसे खोलो, शामली ने कहा तो छनछंगलू आगे बढ़ा। उसने जेब से वो चाबी निकाली जो उसने काले जजीरे के बादशाह सांप से हासिल की थी और चाबी को ताले में डालकर घुमाया, लेकिन ताला न खुल सका। ये ताला तो नहीं खुल रहा, कहीं उस बादशाह सांप की बात तो सच्ची न थी? छनछंगलू ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो वो बौनी औरत जरूर बताती, शामली ने कहा। लेकिन उसी लम्हे उन्हें अपने अकब में किसी के खंकारने की आवाज़ सुनाई दी तो वो तीनों तेजी से मुड़े तो उन्होंने उसी सुनहरे बौने को एक पत्थर पर खड़े देखा। तुम यहाँ भी पहुंच गई हो सुनहरी बौने? छनछंगलू ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि बादशाह सांप ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। ये ताला उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक इस चाबी को कोई असल शहजादी न इस्तेमाल करे, और बगैर ताला खोले तुम किसी तरह भी महल में दाखिल नहीं हो सकोगे। और अगर चाबी हासिल किए तुम्हें 8 पहर गुजर गए और तुम ताला ना खोल सके तो फिर तुम तीनों खुद ब खुद हलाक हो जाओगे, सुनहरी बौने ने कहा। लेकिन उस बौनी औरत ने तो हमें इस बारे में नहीं बताया, शामली ने कहा। उस बौनी औरत को इस बारे में इल्म न था, इसका इल्म सिर्फ बादशाह सांप को है या मुझे, सुनहरी बौने ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर हम क्या करें, कहाँ से असल शहजादी लाएं? छनछंगलू ने मुंह बनाते हुए कहा। घबराने की जरूरत नहीं, तुम चूंकि जुल्म के खिलाफ लड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ से करीब ही एक पहाड़ी दर्रा है, तुम उस दर्रे पर जाओ। वहाँ एक असल शहजादी अपने काफिले से बिछड़कर रुक गई है और वो रास्ता भूल चुकी है। वो वहाँ एक दरख्त के साए में सो रही है, लेकिन उस दरख्त पर एक इंतहाई खौफनाक सांप रहता है जो शहजादी को काटना चाहता है, और मैंने उसे 1 पहर तक ऐसा करने से रोक दिया है क्योंकि मेरे अंदर इतनी ही ताकत है, और वो 1 पहर अब गुजरने वाला है। तुम फौरन जाओ और उस सांप को हलाक करके उस शहजादी की जान बचा लो और फिर उसकी मदद से ये ताला खोल लेना। इस तरह उसकी जान भी बच जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि तुमने उस शहजादी को उस सुरख महल के अंदर नहीं ले जाना, वरना शहजादी समेत तुम सब हलाक हो जाओगे। ताला उसे खुलवा कर तुम उस शहजादी को उसके घर पहुंचा देना। अब मैं जा रहा हूँ, सुनहरी बौने ने कहा और तेजी से उस पत्थर से उतरकर गायब हो गया। आओ, हमने उस दर्रे को तलाश भी करना है और किसी की जान भी बचानी है, छनछंगलू ने कहा और फिर वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। पंगलू बंदर उसके साथ साथ था, जबकि शामली लड़की होने की वजह से तेजी से ना दौड़ सकती थी, इसलिए वो उनसे काफी पीछे थी। अलबत्ता पंगलू ने छलांग लगाई और एक दर्रे नुमा जगह पर चढ़ता चला गया। ये नीचे से बंद था और ऊपर दर्रा सा था। आओ आओ, यहाँ है शहजादी, जल्दी आओ।
पंगलू बंदर ने मुड़कर कहा तो छनछंगलू भागता हुआ ऊपर चढ़ गया और जब वो पैरों पर चढ़कर ऊपर दर्रे पर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं, क्योंकि दूसरी तरफ वाकई एक शहजादी लेटी हुई थी और साथ मौजूद दरख्त पर एक खौफनाक अजदहा उस लड़की को काटने ही वाला था। लड़की दूसरी तरफ देख रही थी। उसे शायद उस अजदहे की वहां मौजूदगी का इल्म ही ना था और साथ ही वो बड़ी आहिस्तगी से उठ रही थी, जैसे उसे उठने में तकलीफ हो रही हो। उसके सर पर बाकायदा ताज था और उसने शहजादी जैसा लिबास पहना हुआ था। उसके लंबे और खूबसूरत बाल उसके कंधों तक आ रहे थे। पंगलू बंदर ने हाथ उठाकर अजदहे को शुष्कारते हुए कहा तो सांप ने तेजी से फन उठाया और दूसरे लम्हे वो पंगलू बंदर की तरफ पलटा, जबकि छनछंगलू ने तलवार निकाली और उछलकर वो आगे बढ़ा। सांप ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन छनछंगलू ने बिजली की सी तेजी से तलवार का वार किया तो सांप की गर्दन कटकर एक तरफ जा गिरी और उसके जिस्म के बल खुलने लग गए, जबकि शहजादी उसी लम्हे तड़प कर उठ बैठी। उसने जब अपने करीब सांप के बड़े से सर को कटी हुई हालत में पड़े देखा तो वो बेख्तियार खौफ की शिद्दत से चीख पड़ी, घबराओ नहीं शहजादी, अब तुम महफूज हो। हाँ, अलबत्ता अगर हम कुछ देर और न आते तो अब तक तुम हलाक हो चुकी होती। छनछंगलू ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसी लम्हे शामली भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई और उसे देखकर शहजादी के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। तुम कौन हो और कैसे अचानक आ गए? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरे साथी हैं शामली और पंगलू बंदर। हम जालिमों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। इस वक्त भी हम एक जालिम जादूगरनी जिसे काली जादूगरनी कहा जाता है के खिलाफ लड़ रही हैं। यहाँ करीब ही एक सुर्ख रंग का महल है जिसको ताला लगा हुआ है और चाबी हमारे पास है, लेकिन शर्त यह है कि चाबी से ताला उस वक्त खुल सकता है जब उस चाबी से यह ताला कोई शहजादी खोले। फिर हमें पता चला कि यहाँ एक शहजादी जो रास्ता भटक गई है मौजूद है और दरख्त पर मौजूद सांप उसे हलाक करना चाहता है। इसलिए हम दौड़ते हुए यहाँ पहुंचे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम बर वक्त पहुंच गए और तुम्हारी जान बच गई। छनछंगलू ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शहजादी हुसन आरा है और मैं मुल्क रूम की शहजादी हूँ। इन पहाड़ों के पार मुल्क रूम है। मैं शिकार के लिए वहाँ जंगलात में मौजूद थी कि मेरा घोड़ा भड़क उठा और मेरे काबू से बाहर हो गया और इन पहाड़ों में आ गया। फिर अचानक एक खाई में वो गिरकर हलाक हो गया और मैं पैदल चलने लगी, लेकिन मैं रास्ता भूल गई और फिर अपने साथियों के साथ पहुंचने की बजाय यहाँ भटकती रही। जब मैं थक गई तो मैं यहाँ लेट गई। अब मैं उठ ही रही थी कि तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी और मैं तेजी से उठी तो मैंने देखा कि अजदहे का कटा हुआ सर मेरे साथ पड़ा हुआ था। शहजादी हुसन आरा ने अपने बारे में बताते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो शहजादी हुसन आरा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम पहले हमारे साथ चलकर वो ताला खोल दो। छनछंगलू ने कहा तो शहजादी हुसन आरा फौरन तैयार हो गई और फिर वो उस दर्रे से गुजरकर वापस महल की तरफ आ गई। ये किसका महल है? इंतहाई शानदार महल है। शहजादी हुसन आरा ने महल को देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। यह जादू का महल है और जादूगरनी का है। छनछंगलू ने कहा। लेकिन उसने इसे ताला क्यों लगा रखा है? क्या वो यहाँ नहीं रहती? शहजादी ने कहा। वो मजीद ताकत हासिल करने के लिए किसी गार में पूजा पाठ कर रही है, इसलिए उसने महल को ताला लगा रखा है। छनछंगलू ने कहा। लेकिन तुम इस खाली महल में जाकर क्या करोगे? शहजादी हुसन आरा ने कहा। हम सिर्फ इसका जायजा लेना चाहते हैं, छनछंगलू ने जवाब दिया। फिर वो सब महल के दरवाजे तक पहुंच गए। छनछंगलू ने चाबी शहजादी को दे दी तो शहजादी ने चाबी ताले में डाली और उसे घुमाया तो ताला खुल गया। बस ठीक है, छनछंगलू ने कहा और ताला खोलकर एक तरफ फेंक दिया। शामली और पंगलू बंदर तुम यहाँ रुको, मैं शहजादी को उसके घर छोड़कर अभी वापिस आ रहा हूँ और मेरे आने से पहले तुम अंदर दाखिल ना होना, छनछंगलू ने कहा। अच्छा, शामली ने कहा तो छनछंगलू ने शहजादी का हाथ पकड़ लिया और फिर अंगूठी की मदद से उसे उसके मुल्क में पहुंचा दिया। उन्होंने आंखें खोली तो सामने ही एक शानदार महल मौजूद था जिसमें लोग आ जा रहे थे। वो दोनों एक तरफ अलहदा कोने में मौजूद थे। आंखें खोल दो शहजादी, छनछंगलू ने शहजादी का हाथ छोड़ते हुए कहा तो शहजादी ने आंखें खोल दी। ओह, ये तो वाकई शाही महल है। ओह, आओ मेरे साथ, शहजादी ने मुड़कर छनछंगलू से कहा। तुम चलो, मैं फिर आऊंगा, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली और फिर अंगूठी की मदद से वापस सुरख महल के सामने मौजूद था। उसी लम्हे एक तरफ से शामली और पंगलू बंदर भी वहां आ गए। छोड़ आए उस शहजादी को? शामली ने कहा। हाँ आओ, अब इस महल में चलें, छनछंगलू ने कहा और आगे बढ़कर उसने फाटक पर दबाव डाला तो बड़ा सा फाटक खुलता चला गया। इसके साथ ही छनछंगलू ने तलवार हाथ में ले ली, क्योंकि उसे मालूम था कि फाटक खुलते ही बारी बारी उसे दो बलाओं से निमटना होगा। वो अंदर दाखिल हुए और वसीऔरी सहन से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी दाईं तरफ से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख इस कदर खौफनाक थी कि वो तीनों बेख्तियार उछल पड़े। उसी लम्हे उन्होंने एक बहुत बड़ी और खौफनाक बला को, जिसके पूरे जिस्म पर सुर्ख रंग के बड़े बड़े बाल थे, चारों हाथों पैरों पर दौड़कर अपनी तरफ आते हुए देखा। उसकी थोथनी कुत्ते जैसी थी, जबकि कान हाथी की तरह बड़े बड़े थे।
सुर्ख रंग और तेज चमक वाली छोटी छोटी आंखें थीं। उसके पंजे मुड़े हुए थे और मुंह से बाहर निकले हुए तेज दांत साफ चमक रहे थे। वो खौफनाक अंदाज में चीखती हुई उनकी तरफ आ रही थी। तुम हट जाओ, छनछंगलू ने शामली और पंगलू बंदर से कहा, और वो दोनों तेजी से एक तरफ हटे ही थे कि वो बला छनछंगलू के सर पर पहुंच गई। छनछंगलू ने तलवार घुमाई, लेकिन बला बेहद ताकतवर थी। उसका एक हाथ घूमा तो छनछंगलू चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा, जबकि तलवार उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। बला एक बार फिर छनछंगलू की तरफ दौड़ी। उसकी रफ्तार इस कदर तेज थी कि इससे पहले कि छनछंगलू उठता, बला ने उसके सर पर पहुंचकर झपटा मारा और उसे अपने पंजे में जकड़ लिया। इसके साथ ही उसका मुंह खुला और उसके तेज दांत छनछंगलू की तरफ बढ़ने लगे और छनछंगलू को मौत सामने नजर आने लगी कि अचानक उसने चीखते हुए हाथ झटका और छनछंगलू उसके हाथ से निकलकर एक बार फिर दूर जा गिरा, जबकि बला तेजी से मुड़ी और अब वह पंगलू बंदर के पीछे दौड़ रही थी। और तब छनछंगलू को मालूम हुआ कि उसे बला से बचाने वाला पंगलू बंदर था, जिसने अचानक उस पर हमला कर दिया था और अपने दांत उसके बाजू में इस तरह गाड़ दिए थे कि बालों के बावजूद उसके तेज दांत उसके गोश्त में दाखिल हो गए थे, जिसकी वजह से उसने हाथ झटका था और छनछंगलू उसकी गिरफ्त से निकल गया था। और अब वो बला पंगलू बंदर के पीछे दौड़ रही थी कि अचानक शामली ने छनछंगलू के हाथ से निकलने वाली तलवार उठाई और दूसरे लम्हे वो बला के पीछे दौड़ पड़ी। अचानक बला पलटी और उसने जोर से हाथ मारा ताकि शामली को पकड़ सके, लेकिन शामली बिजली की सी तेजी से मुड़ी और इसके साथ ही उसकी तलवार हरकत में आई और बला चीखती हुई नीचे जमीन पर जा गिरी। शामली ने तलवार के एक ही वार से उसकी एक आंख निकाल दी थी, इसलिए बला चीखकर नीचे गिरी थी। उसने अपने एक पंजा अपनी आंख पर रख लिया था कि शामली ने बिजली की सी तेजी से एक बार फिर तलवार घुमाई और बला चीखती हुई पुश्त के बल नीचे जा गिरी। शामली ने उसकी दूसरी आंख भी निकाल दी थी और अब वो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। शामली आगे बढ़कर उस बला के दाएं तरफ पहुंची और उसने झुककर दोनों हाथों से तलवार पकड़कर पूरी कुव्वत से उस बला की गर्दन पर मारी, तो बला के हलक से इंतहाई करबनाक चीख निकली और उसकी गर्दन कटती चली गई और फिर देखते ही देखते वो हलाक हो गई। बहुत खूब शामली, तुम वाकई बेहद बहादुर लड़की हो, छनछंगलू ने करीब जाकर कहा। तो शामली, जो अब लंबे लंबे सांस ले रही थी, बेख्तियार खुशी से उछल पड़ी। पंगलू बंदर ने भी शामली को उसकी बहादुरी और दिलेरी पर बहुत दाद दी। उसी लम्हे उस बला के जिस्म को खुद ब खुद आग लग गई और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गई। अब दूसरी बला रह गई है, छनछंगलू ने शामली के हाथ से तलवार लेते हुए कहा। और फिर वो तीनों आगे बढ़े ही थे कि यकलख्त किसी शेर के दहाड़ने जैसी आवाज सुनाई दी और वो भी धाड़ सुन रहे थे कि एक बरामदे में से बिजली सी चमकी और एक खौफनाक शेर तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। छनछंगलू ने उसे देखते ही एक तरफ छलांग लगाई और वह शेर चूंकि पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था, इसलिए वो तेजी से आगे निकल गया। और फिर वो ये देखकर हैरान रह गए कि शेर आगे जाकर एक और बरामदे में गायब हो गया। वाह वाह, बहुत खूब, तुम बहुत बहादुर हो। अचानक उन्हें किसी औरत की आवाज बरामदे से सुनाई दी जहां वो शेर गायब हुआ था और चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत औरत बाहर आ गई। वो किसी मुल्क की मलका लग रही थी। उसने शाही लिबास पहना हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। छनछंगलू, ये बला है, इसके पैर देखो, शामली ने आहिस्ता से कहा। तो छनछंगलू ने देखा तो बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। आओ आओ, खुश आमदीद, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद करीब आती, छनछंगलू ने तलवार वाला हाथ घुमाया और दूसरे लम्हे वो औरत चीखती हुई उछलकर नीचे गिरी। तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई थी और फिर वो औरत दूसरे लम्हे एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई। छनछंगलू ने फौरन ही दूसरा वार किया और उस चुड़ैल की गर्दन कटकर एक तरफ जा गिरी और इसके साथ ही उसके जिस्म में आग लग गई और चंद लम्हों बाद वो राख का ढेर बन चुकी थी। ये फरेब दे रही थी। अच्छा हुआ तुमने इसके पैर देख लिए, छनछंगलू ने कहा। अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बलाएं खत्म हो गईं। आओ अब सुरख पानी वाले तालाब को तलाश करें, शामली ने कहा। और फिर उन्होंने महल में घूमना फिरना शुरू कर दिया। महल के अकब में बड़ा सा बाग था जिसके दरमियान एक तालाब था जो सुरख रंग के पानी से भरा हुआ था और उस तालाब के दरमियान में एक सुरख रंग का फूल मौजूद था। वो तीनों उस तालाब के किनारे पर पहुंचकर रुक गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस तालाब का पानी इंतहाई जहरीला है। अगर इस पानी का एक कतरा भी उनके जिस्म पर पड़ जाता तो जिस्म फौरन गलने सड़ने लग जाता। लेकिन उन्होंने फूल तो बहरहाल हासिल करना था। एक तरकीब है, इस फूल को कुमंद मारकर तोड़ा जा सकता है, शामली ने कहा। लेकिन फूल तो टूटकर पानी में गिर जाएगा, छनछंगलू ने कहा। अगर इस तालाब जितनी लंबाई की लकड़ी मिल जाए तो उसकी मदद से इस फूल को तोड़ा जा सकता है, पंगलू बंदर ने कहा। देखो, शायद महल में ऐसी लकड़ी मौजूद हो, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर दौड़ता हुआ महल की तरफ बढ़ गया। छनछंगलू, लकड़ी मौजूद है, आओ मेरी तरफ। दूर से पंगलू बंदर की आवाज सुनाई दी तो छनछंगलू मुड़ा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक कमरे में वाकई एक बहुत बड़ी लकड़ी मौजूद थी जिसके एक सिरे पर बाकायदा छोटा सा जाल लगा हुआ था। वो लकड़ी शायद ऊंचे दरख्तों से फल उतारने के लिए बनाई गई थी।
छंछंगलू ने वो लकड़ी उठाई और उसे लेकर वो तालाब के करीब पहुंच गया। मेरे साथ पकड़ो इसे, मुझसे नहीं संभाली जा रही है लकड़ी, छंछंगलू ने कहा तो शामली और पंगलू बंदर दोनों ने उसके पीछे खड़े होकर लकड़ी के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वो छोटा सा जाल उस फूल तक पहुंच गया। उस जाल के साथ फल काटने वाला एक तेजधार चाकू सा लगा हुआ था। छंछंगलू ने लकड़ी को मखसूस अंदाज में घुमाया तो फूल उस चाकू की धार से कटकर उस जाल में गिर गया। वो मारा, ख्याल रखना, छंछंगलू ने खुश होते हुए कहा और फिर उसने लकड़ी को वापस खींचना शुरू कर दिया। शामली और पंगलू बंदर दोनों इस काम में उसकी मदद कर रहे थे और फिर फूल उन तक पहुंच गया। छंछंगलू ने फूल जाल से निकाला और लकड़ी को उन्होंने वहीं फेंक दिया। आओ अब उस काली जादूगरनी के महल में चलें, छंछंगलू ने फूल को अपनी जेब में महफूज करते हुए कहा तो शामली और पंगलू ने उसके हाथ पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। बड़े बाबा की अंगूठी, हमें काली माता जादूगरनी के महल में पहुंचा दो, छंछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो वाकई काली माता जादूगरनी के महल में पहुंच चुका था। आंखें खोल दो, छंछंगलू ने कहा तो शामली और पंगलू बंदर ने आंखें खोल दी और उसके हाथ भी उन्होंने छोड़ दिए। आओ अब उस काली बिल्ली को तलाश करें, छंछंगलू ने कहा और फिर उन्होंने महल में घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरे स्याह रंग की बड़ी सी बिल्ली को देख लिया। बिल्ली उनकी तरफ देखकर खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी भी वक्त उन पर झपट सकती है। लेकिन छंछंगलू ने फौरन ही जेब से वो सुरख फूल निकालकर बिल्ली के सामने फेंक दिया और बिल्ली ने उसे सूंघना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने फूल को सूंघा वो जमीन पर गिरी और इस तरह तड़पने लगी जैसे फूल में से जहरीली खुशबू निकली हो। और फिर देखते ही देखते स्याह बिल्ली हलाक हो गई। तो छंछंगलू ने तलवार निकाली और झुककर उसने तलवार की नोक से एक एक करके बिल्ली की दोनों आंखें निकाल ली। उसने एक आंख अपनी जेब में डाली जबकि दूसरी आंख उसने हाथ में पकड़ ली। तलवार उसने दोबारा अपनी कमर से बांध ली थी। आओ अब काले कुत्ते को इन पहाड़ों में तलाश करें, छंछंगलू ने कहा और फिर वह महल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों महल से बाहर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों में घूमना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी सी तलाश के बाद एक गार में उन्होंने काले कुत्ते को बैठा देख लिया। कुत्ता तो इतना बड़ा न था लेकिन उसकी दुम काफी बड़ी थी। छंछंगलू ने बिल्ली की एक आंख जेब से निकालकर उस कुत्ते के आगे डाल दी। काले कुत्ते ने बिल्ली की आंख खा ली। बिल्ली की आंख खाने के कुछ देर बाद ही वो जमीन पर गिरा और मर गया। छंछंगलू ने आगे बढ़कर उस कुत्ते की दुम को काट लिया और बड़े बाबा की अंगूठी की मदद से छंछंगलू, शामली और पंगलू बंदर जादूगरनी के महल में पहुंच गए। जैसे ही वो महल में जाहिर हुए महल खौफनाक कहकहों से गूंज उठा। इसके साथ ही उन्हें काली जादूगरनी की आवाज सुनाई दी। आओ आओ छंछंगलू, आखिरकार तुम मेरे तिलिस्म से बचकर और मेरी आधी ताकत खत्म करके मेरे पास पहुंच ही गए। यह सच है कि मेरी आधी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम सबको हलाक करके तुम्हारा खून पी जाऊंगी और मेरी तमाम ताकतें पूरी हो जाएंगी। छंछंगलू ने कहा, काली जादूगरनी, तुम एक जालिम इंसान हो और मैंने जालिमों को खत्म करने का बेड़ा उठाया है। काली जादूगरनी खौफनाक कहका लगाते हुए हवा में उड़ती छंछंगलू की तरफ बढ़ी ही थी कि छंछंगलू ने काले कुत्ते की दुम आगे बढ़कर उसके सर पर मार दी। काले कुत्ते की दुम सर पर लगते ही काली जादूगरनी रोने लगी। ओह, मेरा तमाम जादू खत्म हो गया, ये कैसे हो गया? छंछंगलू ने कहा, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ जालिम जादूगरनी। ये कहकर उसने तलवार का वार जादूगरनी की गर्दन पर किया और उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। इसके साथ ही महल में जादूगरनी के बैन करने की आवाज आने लगी। मैंने अपने तिलिस्म से छंछंगलू की तमाम सलाहियतें खत्म कर दी थीं, लेकिन मैं फिर भी न बच सकी। छंछंगलू ने अपनी अकल से मेरी ताकतें खत्म करके मुझे हलाक कर दिया। एक रोती हुई आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। उसी लम्हे उन्होंने देखा कि सामने मौजूद काली माता जादूगरनी का महल भी गायब हो गया। अब वहां आम सी जमीन थी। मुबारक हो छंछंगलू, तुमने एक बार फिर एक जालिम जादूगरनी का खात्मा कर दिया है। उसी लम्हे सुनहरी बौने की आवाज सुनाई दी। शुक्रिया सुनहरी बौने, तुमने हमारी कदम कदम पर मदद की है। अगर तुम मदद ना करते तो हम इस जालिम जादूगरनी का खात्मा करने में कामयाब ना हो सकते। छंछंगलू ने सुनहरी बौने का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह सब कुछ तुम्हारे हौसले, हिम्मत और अल्लाह ताला पर भरोसे की वजह से हुआ है। सच है, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है अल्लाह ताला मुश्किलात में उसकी इस तरह मदद करता है कि कामयाबी उसे ही मिलती है। सुनहरी बौने ने कहा और फिर वो उन्हें सलाम करके गायब हो गया। शामली और पंगलू बंदर भी खुशी से उछलने लग गए थे। आओ अब वापस उस सराय में चलें, छंछंगलू ने कहा तो उन दोनों ने उसके हाथ पकड़े और आंखें बंद कर लीं। बड़े बाबा की अंगूठी, हमें हमारी सराय के कमरे में पहुंचा दो, छंछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और फिर जैसे ही उसका जिस्म साकित हुआ उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो सराय के उसी कमरे में मौजूद थे। आंखें खोल दो, छंछंगलू ने कहा तो शामली और पंगलू बंदर ने आंखें खोल दी। तुम्हारी सलाहियतें वापस आ गई हैं या नहीं? शामली ने पूछा। हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि सलाहियतें वापस आ गई हैं,
छनछंगलू, शामली और पंगलू बंदर बहुत खुश थे क्योंकि अल्लाह ताला की मदद से और अपनी मेहनत से उन्होंने एक और जालिम का खात्मा कर दिया था।